हेलो एवरीवन। हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 में आधुनिक भारत का इतिहास, और टॉपिक था यूरोपियों का आगमन। उसमें डच और फ्रांसीस, डच, अंग्रेज और आपके पुर्तगाली, तो हमने उस पर चर्चा की थी। अब चर्चा करेंगे हम फ्रांसीसी और डेनिश, कैसे इनकी कंपनियों का आगमन हुआ और कैसे उन्होंने अपने फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित किए भारत में। तो आइए देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 में हुआ था। ये डेनमार्क की एक कंपनी थी और ब्रिटिश के बाद जो आने वाली यूरोप की ये चौथी कंपनी थी। तो भारत आने के बाद में डेनिशों ने सबसे पहले अपना केंद्र स्थापित किया था, सबसे पहले ट्रंकोबार में। ट्रंकोबार वाला क्षेत्र ये है, आप देखें, जो आज़ादी से पहले हम इसको कर्नाटक बोलते थे इस क्षेत्र को। तो यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित किया ट्रंकोबार में। और फिर उसके बाद में जो बंगाल का क्षेत्र था, ये वाला श्रीरामपुर, यहाँ पर उन्होंने दूसरा उद्योग स्थापित किया था, फैक्ट्री स्थापित की थी बंगाल में 1676 में। 1676 में फैक्ट्री स्थापित करने के बाद में ये इतने सक्षम नहीं थे कि ये अपनी फैक्ट्रियों को और उनकी पॉलिसियों को ये ढंग से नियंत्रण कर पाते और अपनी फैक्ट्रियों को चला पाते। इसी बीच 1845 में इन्होंने अपनी जो सारी फैक्ट्रियां थी वो अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको दे दी थी। जितने भी फैक्ट्री लगी थी इनकी, इन्होंने उनको दे दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सक्षम और विस्तारवादी पॉलिसी को अपनाते हुए अपने उद्योग स्थापित करती चली गई और यहीं इनका पतन हो जाता है और ये अपना जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी वो विलय कर देती है। अब बात करेंगे फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसियों का आगमन 1664 में इन्होंने फ्रांसीस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका गठन किया। गठन करने के बाद में जैसे ही इन्होंने भारत में प्रवेश किया, प्रवेश के बाद जो 1664 में फ्रांस के सम्राट थे लुई 14, उनके मंत्री थे कॉलवर्ट, और इन्होंने कॉलवर्ट ने क्या किया, इनके प्रयास से एक फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। गठन होने के बाद में उस कंपनी को कहा कि कंपनी फ्रांसीस डैश इंडस ओरिएंटल्स, इस कंपनी को कहा, और वैसे इसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे। और भारत में आने के बाद में ये सरकारी नियंत्रण में थी। ये कंपनी जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये सरकारी नियंत्रण में थी। जो फ्रांस जो कंट्री था उसकी जो सरकार थी राज्य की, उसके अधीन ही ये फ्रांसीसी कंपनी काम करती थी और जितनी भी पॉलिसी हैं और रूल्स रेगुलेशन जो उसको ही फॉलो करती थी फ्रांसीसी कंपनी। सरकारी जो व्यापारिक कंपनी का जो निर्माण था, सरकारी व्यापारिक कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार के द्वारा ही होता था और जो पॉलिसी निर्धारित कर देती थी और जहां उद्योग स्थापित करना होता था उसी को ये फॉलो करती थी। कंपनी का जो संरक्षण और जो आर्थिक सहायता करती थी वो कंपनी के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही होता था कंपनी को। कंपनी में जितने भी सदस्य भारत के लिए भेजे जाते थे या गवर्नर भेजे जाते थे, तो ये सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करते थे। मतलब जो संरक्षण था वो सरकार के कंट्रोल में था और आर्थिक सहायता भी सरकार देती थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1668 में फ्रांकोइस कैरो ने सूरत में सबसे पहले फ्रांसीसी फैक्ट्री लगाई, उद्योग लगाया। ये गुजरात वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई, ब्रिटिशों ने भी यहाँ पे लगाया था सूरत में। तो इसी प्रकार से फैक्ट्री फ्रांकोइस, आप याद रखना ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रांकोइस कैरो के द्वारा प्रथम उद्योग लगाया गया था सूरत में। तो गोलकुंडा रियासत के जो सुल्तान थे उनको अधिकार प्राप्त था। गोलकुंडा वाला क्षेत्र ये है आपका, ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं। तो यहाँ से अधिकार प्राप्त करने के बाद वहाँ के सुल्तान से फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1669 में वहाँ से अधिकार प्राप्त किया। जो रियासत के सुल्तान थे उनसे अधिकार प्राप्त करने के बाद में जो मछलीपट्टनम है,
यहाँ पर उन्होंने अपना दूसरा फैक्ट्री लगाया, मतलब व्यापारिक कोठी बनाई, यहाँ पर किला बनाया। उसके बाद में यहाँ पे भी स्थापित किया अपना उद्योग स्थापित करने के बाद में धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। तो ये अपनी पॉलिसी को और विस्तार करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे अपने व्यापार को। तदुपरांत क्या हुआ, 1673 में कंपनी के डायरेक्टर बनाए गए फ्रैंको मार्टिन कंपनी के डायरेक्टर बनाए गए। और जो बलिकोंडपुरम जो उसके सूबेदार थे, बलिकोंडपुरम के जो सूबेदार थे शेर खां लोधी, तो उन्होंने अपने जो कुछ गांव थे उनको कंपनी के अधीन कर दिया, कंपनी को दे दिया। कंपनी को प्राप्त देने के बाद में फिर उसके बाद जो पांडिचेरी क्षेत्र है, जो पांडिचेरी क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वाला, तो पांडिचेरी क्षेत्र के नाम से जो फ्रांसीसी के जो गवर्नर वगैरह थे और जो सदस्य थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया लगाई थी, तो उन्होंने पोर्ट लुई नाम दे दिया उसको। वहाँ पर एक किला बनवाया पांडिचेरी में, तो फोर्ट लुई उसका नाम दिया। आप समझ रहे हो ये वाली बात कि 1773 में कंपनी का डायरेक्टर फ्रैंको मार्टिन को बनाया। फ्रैंको मार्टिन बनाने के बाद में बलिकोंडपुरम के जो सूबेदार थे शेर खां लोधी, तो उनसे कुछ गांव प्राप्त हुए। गांव प्राप्त होने के बाद में जो पांडिचेरी वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर फोर्ट लुई नाम से एक किला बनवाया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी दौरान 1673 में ही बंगाल का जो चंद्रनगर है, चंद्रनगर में डचों का भी रहा था। और चंद्रनगर में जो किला था, उस किले में बंगाल के नवाब जो शाइस्ता खां थे, उन्होंने उसको किराए पर दे दिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर देने के साथ साथ जो चंद्रनगर की जो सुप्रसिद्ध कोठी थी उसको फोर्ट ऑरलियंस नाम दिया। उसको क्या कहने लग गए फ्रांसीसी, फोर्ट ऑरलियंस, क्योंकि उन्होंने उसको किराए पर दे दिया था शाइस्ता खां ने ब्रिटिश फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। देने के बाद में उसको नाम दे दिया फोर्ट ऑरलियंस। फोर्ट ऑरलियंस नाम देने के बाद में जो फ्रांसीसी द्वारा 1721 में मॉरिशस 1725 मालाबार का माहे और 1739 कारिकल का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार स्थापित कर दिया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो आप समझ रहे हैं। फिर उसी के बाद में 1742 के बाद जो व्यापारिक लाभ की जो पॉलिसी थी और विस्तारवादी पॉलिसी थी, अपने महत्वाकांक्षी जो नियम थे उनके, और व्यापार पॉलिसी को बढ़ाना चाहते थे। इसी दौरान डुप्ले वहाँ गवर्नर बन के आया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डुप्ले को गवर्नर बना के भारत भेजा। उसने अपनी जो विस्तारवादी पॉलिसी थी, शक्ति का जो नियंत्रण करने वाला था डुप्ले, उसकी पॉलिसी और उसकी जो नीति थी बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया और शक्ति का वास्तविक संरक्षण था वो। और उसने विस्तार पॉलिसी जो ज़्यादातर जगहों पर उद्योग फैलाने की कोशिश की, और जो आर्थिक लाभ थे उसको महत्व देने के साथ साथ व्यापारिक केंद्रों को बढ़ाने पर उसने ध्यान दिया, और उसने ज़्यादातर जगहों पर उद्योग स्थापित भी किए। तो इसीलिए इसको शक्ति का विस्तार और जो आर्थिक लाभ के लिए और व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करने के लिए डुप्ले को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको याद रखना डुप्ले को। फिर उसके बाद में इसी बीच फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में एक वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध तीन युद्ध हुए थे कर्नाटक के, और इसमें क्या हुआ था, जो फ्रांसीसी लोग थे अंग्रेज़ों से पराजित हो गए थे। इसी युद्ध में जो वांडीवास था, वांडीवास की एक ट्रीटी हुई, संधि हुई। उसी दौरान जितनी भी फ्रांसीसी कंपनी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई। तो उसी दौरान क्या हुआ, 1760 में वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, वहाँ एक संधि हुई और फ्रांसीसियों की पराजय होने के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सारी कंपनियाँ और फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई। होने के साथ साथ जो
फ्रांसीसियों का जो पराजय का कारण था, पतन का कारण था, उसमें जो नौसेना का कमज़ोर होना और आपका कि सरकारी कंपनी का निर्णय, जिससे कि निर्णय में देरी होती थी, बिल्कुल इनको राइट नहीं था, क्योंकि वो सरकार के जो फ्रांस का जो देश था उसी के अधीन कार्य करती थी। और साथ में अधिकारी थे, जो अधिकारियों में सहयोग और समन्वय की भावना नहीं थी, जैसे ब्रिटिश लोगों में थी। तो इसी दौरान ये लेक्चर यहाँ पर आपका ख़त्म होता है पतन के साथ साथ। तो आगे हम जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति है ब्रिटिश कंपनी की, उसको हम देखेंगे, विस्तार पॉलिसी उसकी देखेंगे, कहाँ कहाँ उसने अपना उद्योग स्थापित किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जैसे कि हड़प नीति है, हस्तक्षेप की नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, वो सारी नीति कैसे उन्होंने विखंडित किया वो समझ गए थे अंग्रेज। इस विस्तार से इसकी भी चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में। और जो कर्नाटक युद्ध जो हुए थे 3, उसको भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।